हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। और यदि आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2022 में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखेंगे फिजिक्स के मॉडल सेट के बारे में। तो आइए देखते हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट क्या होता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है 2022 में, तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से यहाँ पे जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टोटल यहाँ पे आपका टाइम कितना मिलेगा, ये सारे चीज़ के बारे में है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई ऐसा एग्जाम है जिसमें देखा गया है कि मॉडल सेट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि देखिए क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, अगर वो डायरेक्ट नहीं आता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। आप लोग आराम से इसे देखते हुए चलिए, और वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं मॉडल सेट। तो मॉडल सेट आपको मालूम चल गया, तो इसमें टोटल मार्क्स जो होता है 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, और 30 मार्क्स का आपसे कॉलेज में प्रैक्टिकल लिया गया होगा। और बाकी देखिए इसमें टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपको देखिए इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 आपका रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जो 70 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको केवल 50% का जवाब देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 35 जो क्वेश्चन है उसका ही आपको केवल जवाब देना है। और ऑप्शन आपको कितना मिल रहा है, तो 35 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और बाकी 20 इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें से भी आपको 10 का आंसर देना है, बाकी 10 ऑप्शनल में रहता है। सेम इसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी होता है। ये आप लोगों के लिए कुछ निर्देश है जो आपको एग्जाम में ये सब पढ़ के जाना है, ताकि वहाँ पे आपको पता लगे कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए बॉल पेन है यहाँ पे ये सब। तो आइए यहाँ पे सबसे सेक्शन आता है ए। यहाँ पे फाइनल एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, एक खंड अ होता है, खंड बी। खंड ब में यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंड ए में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रत्येक जो रहता है वो 1 मार्क्स का रहता है, और उसका एक आंसर सही होता है, उसको आपको ओएमआर शीट में भरना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए जितना भी अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखते हुए चलिए, और इससे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट मिल जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक यानी ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो जूल, कैंडेला, डायोप्टर और वाट। तो देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक यहाँ पे डायोप्टर होती है, और डायोप्टर को किस में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। और बात करें डायोप्टर, तो यहाँ पे डायोप्टर बराबर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो इसका मतलब हो गया कि लेंस की क्षमता का जो ये जो क्षमता होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। तो ये सब अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। हीलियम है, ये हीलियम है, जब इसका 2 जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को जब खो देता है तो ये किस में बदल जाता है, अल्फा पार्टिकल्स में बदल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम किसी तत्व के 2 समस्थानिक के नाभिक में अवश्य है। अब तत्व होता है यहाँ पे एलिमेंट तो है, अब उसमें 2 समस्थानिक के नाभिक में क्या क्या रहता है वो आपको बताना है। हम तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र में होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा है, समस्थानिक, 2 समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है और समभारिक का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि समस्थान 2 समस्थानिक है, तो इसमें क्या होगा, समस्थानिक मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान। इसमें जो होगा वो आपका परमाणु संख्या समान होगा, किसमें, समस्थानिक में।
और यदि संभारिक पूछता तो उसमें परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। तो थर्ड का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान। समस्थानिक पूछा है तो इसमें क्या होगा, परमाणु की संख्या समान होगा, परमाणु यहाँ पे तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या ये नहीं होगी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका इनिशियल हम मान लेते हैं क्या है, ये 2 है, उसके कुछ देर बाद हम उसको मापते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आधी हो गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। और इससे हम डिनोट किससे करते हैं, तो T1/2 इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, तो इसका हाफ लाइफ ऑप्शन सही हो जाएगी। बाकी अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण। अब देखिए आप लोग कई बार देखते हो कि जब वर्षा होती है तो उसके बाद यहाँ पे इंद्रधनुष बनती है। तो वो इंद्रधनुष किस प्रकार से बनती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते हैं। जब बारिश होती है तो क्या होता है कि वो बारिश की कुछ बूंदें बादलों में क्या होती है, रुकी हो रही है, तो जब सूर्य का प्रकाश उस बूंदे पर पड़ती है तो वो जो बूंद होता है वह किस तरह से व्यवहार करता है, तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। और आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे तो प्रिज्म क्या करता है कि व्हाइट जो लाइट होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, तो 7 कलर में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि जो वहाँ पे बारिश की जो बूंदे हैं वहाँ पे सूर्य की किरण उससे आई, अब वो बूंदे क्या कर रही है, तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण वहाँ पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण, डिस्पर्सन के कारण होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि रीडबर्ग नियतांक आर, रीडबर्ग कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे, रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक क्या होगा। ये आपके एग्जाम में ये जो ऐसा यूनिट होता है और एक होता है डायमेंशन, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। तो इस सब को आपको रिविजन अच्छे से करना है। यहाँ पे क्या पूछा है कि रीडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसका तो आर हो गया, और प्रकाश की यहाँ पे जो चाल है वो सी है, तो आरसी का मात्रक पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये रीडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हम किस में मापते हैं, तो पर मीटर, किस में, तो पर मीटर, ये होगा मीटर -1 या तो फिर 1/मीटर, इसमें मापते हैं। और यहाँ पे क्या है सी, तो प्रकाश की चाल, चाल को हम किस में मापते हैं, तो सेकेंड में, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में चाल को, तो आर का हो गया यहाँ पे 1/मीटर, और सी का क्या हो गया यहाँ पे मीटर पर यहाँ पे सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1/सेकेंड बचेगा, यानी सेकेंड इनवर्स हो गया। तो देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है यदि कोई धातु अनावेशित हो तो, अब मान लीजिए कोई मेटल है, अब वो न्यूट्रल है, तो अब न्यूट्रल का इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है, या दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई धातु अनावेशित धातु में न्यूट्रल कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, तब ना वो न्यूट्रल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है मनुष्य की आँख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब। अब देखिए हम लोग देखते हैं किसी भी वस्तु को देखते हैं तो ये रेटिना, आँख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है कोई भी वस्तु का, वो किस तरह का बनता है, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 9th नंबर क्वेश्चन में दिया है नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, व्हिच पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और उसके नाभिक में कौन कौन से रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी, बी एंड सी दोनों, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के ये नाभिक में उपस्थित
उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात करें ये जो एलिमेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो जे थॉमसन किए थे, और प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक किए थे। तो ये तीनों का याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और ये न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किए थे। बाकी अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध ये बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो ये बात करते हैं यहाँ पे अर्धचालक है और चालक की दोनों को बात कर लेते हैं। तो चालक में यदि आप क्या करिएगा कि उसका जो है सो प्रतिरोध अगर बढ़ता है या ताप बढ़ता है चालक में, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक है, चालक में यदि ताप बढ़ाइएगा तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। और अर्धचालक में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। अर्धचालक में जब ताप बढ़ता है यानी क्या है कि टेम्परेचर जब अर्धचालक में बढ़ता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टिविटी, वो डिक्रीज हो जाता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और शायद फाइनल एग्जाम में पूछा भी जाए। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो देखिए अर्धचालक एक पी टाइप होता है, दूसरा एन टाइप होता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब क्या कि मुख्य धारावाहक पी टाइप में होता है होल, और एन टाइप में होता है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, तो होल्स के कारण यानी छिद्र के कारण होती है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होती है उसमें जो यानी कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यही हुआ मुख्य धारावाहक। अब देखिए कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पी टाइप अर्धचालक में ये जो मुख्य धारावाहक यानी मेजॉरिटी कैरियर है ना, वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर भी पूछ लेगा। तो पी टाइप जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर है इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, तो होल्स हो जाएगा। तो कई बार यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी पूछ लेता है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी पूछ लेता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि पी टाइप में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछेगा तो उसका आंसर छिद्र हो जाएगा, माइनॉरिटी पूछेगा तो उसका आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सेम इसी तरह से एन टाइप में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनॉरिटी छिद्र यानी होल हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। अब रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसमें देखिए बहुत ही रोचक कहानी है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इनका खोज किए थे हेनरी बेक्वेरेल इसका खोज किए थे। और ये जो रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसका जो गुणधर्म होता है और इसके बारे में बाकी जो डिटेल्स होती है वो सारा कौन खोज किए, तो मैरी क्यूरी जो थे वो खोज किए। और इनको क्या हुआ कि दोनों ये जो हेनरी बेकरल एंड मैडम क्यूरी जो है इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। कब मिला था, तो 1903 ईस्वी में मिला था। तो हेनरी और देखिए जब पूछेगा कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी बेकरल, और उसके जो गुणधर्म होते हैं उनका मैडम क्यूरी ये यहाँ पे खोज किए थे। तो ये सारा इसका राइट आंसर, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगी। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि अर्धचालक में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। देखिए अर्धचालक है, इसमें कई बार क्या होता है कि कंडक्टिविटी नहीं आती है तो उसके कारण उसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं जिसके कारण वो कंडक्टर की तरह सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो डोपिंग किसे कहते हैं, तो अर्धचालक में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगी, डोपिंग। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे चौथा है अल्फा कण। तो आप इस चारों में बताइए कि चारों में कौन सा कण होता है जो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो सबसे जो अस्थायी यहाँ पे कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है।
तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, न्यूट्रॉन। बाकी अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैथोड किरणें समूह है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ। तो कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के समूह होता है। इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। तो 15 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। और देखिए कई बार कैथोड किरणें को इलेक्ट्रॉन बीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम भी कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये किससे होता है, तो एनर्जी से होता है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के नियम से ये रहता है। कौन सा, तो लेंज का नियम। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण। अब यहाँ पे प्रकाश तरंग है, इसमें पूछा है कि एंगल बिटवीन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन ये हमारा हो गया, और पोलराइजेशन जो होता है इसके बीच का। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। डैट मीन्स कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 डिग्री बी इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। अब यहाँ से कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये दे दिया है कितना धारिता है, तो कैपेसिटेंस उसका 50 माइक्रोफेराड है, और उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। अब पूछा है इसकी एनर्जी, तो एनर्जी इसकी क्या होती है, तो हाफ CV² होती है। आप लोग पढ़े होंगे हाफ CV²। यहाँ पे कैपेसिटेंस दे दिया है, भी मतलब वोल्ट दे दिया है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला पे बैठा के इसका आंसर निकाल लेते हैं, निकाल लीजिएगा। तो उसे इसका आंसर बता देते, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.5 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। प्रकाश किरण की तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो इससे एक रिलेटेड और है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती है कि जैसे कोई मेटल है, मेटल पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक रे आया, और मेटल से जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको कहते हैं कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो वो जिस एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है यानी बाहर निकलता है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखना है कि ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए ये जो हमारा ये प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, वर्क फंक्शन ऑफ लाइट, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सब हो गया। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, एक होता है hc/λ। अब देखिए h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, c क्या है यहाँ पे प्रकाश का चाल है, और यहाँ पे ये hc/λ। लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की ये चाल है, ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, सॉरी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है लैम्डा। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, तो तरंग दैर्घ्य पे कर रहा है ना। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम यदि 64 समान आकार के एवं जिन्हें प्रत्येक की धारिता है, यहाँ पे क्या है 64 बूंदे समान आकार के, और प्रत्येक की 64 यहाँ पे बूंद है, जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। और 64 यहाँ पे आपको छोटा छोटा बूंद दे दिया है, जिसमें प्रत्येक की धारिता बताया है 5 माइक्रोफेराड। जब इस तरह का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीधा एकदम बिल्कुल अच्छे से आंसर देना है।
सिंपल सा है, ये जितना भी बूंद आपको दिया रहेगा उसका आप क्यूब रूट निकाल लीजिए। जैसे 64 है, 64 का आप क्यूब रूट निकाल लीजिए। 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। 4 चौके 64, 4 चौके 16 चौका 64। और सिंपल है, इसका जो कैपेसिटेंस दिया रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 चौके 20। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, 20 माइक्रोफेराड हो गया राइट आंसर। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको सेकेंडों में इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। उससे पहले आप लोग हमें ये बताइए कि इतना जो क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ये आपको अच्छा लग रहा है या तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि क्या हो कि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें आपको केवल आंसर ही बताते चले, या तो फिर जिस तरह से अभी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इस तरह से बताइए। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से आपको हम पढ़ाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी तक ये आपका फिजिक्स का अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, तो एजुकेशन बाबा ऐप है उस पर आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी फिजिक्स का क्लास चल रहा है और वहाँ पे लेक्चर अपलोडेड है। बाकी अब यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब ये क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ड लाइट है। तो स्कर्ड लाइट जो होता है वो ये किसके होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा के पावर 4 के होता है। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और एकदम इजी सा क्वेश्चन है। वान डे ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। आप लोग इसे पढ़े होंगे वान डे ग्राफ जनरेटर। तो वो क्या जनरेट करता है, उच्च धारा यहाँ पे जनरेट करता है, उच्च विद्युत विभव यहाँ पे उत्पन्न करता है, या तो फिर उच्च धारा एवं उच्च विभव दोनों, या केवल अल्प धारा यानी लो करंट। तो जल्दी से आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि क्या उत्पन्न करता है। तो 24 का इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, हाई पोटेंशियल। वान डे ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करते हैं, तो हाई पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब हम यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछा है कि उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो इसका जो नॉर्मल में एडजस्टमेंट उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो 1 + DYF होता है, जहाँ पे ये डी जो है ये क्या है, हमारा लीस्ट डिस्टेंस है और एफ फोकल लेंथ है। तो ये 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो इसका राइट आंसर 2 सेंटीमीटर। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई तार है उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस 5 ओम है, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7 वोल्ट है और इसमें 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें हीट कितना वहाँ पे उत्पन्न होगा या ऊष्मा जो है। तो सिंपल सा इसका आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो I² RT होता है, I² RT। तो इससे आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, आप लोग वहाँ पे बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा 2800 कैलोरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2800 कैलोरी बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को अच्छे से देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको ये PDF दे देंगे। और आप लोग इसे जितना टाइम, जैसे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया है, तो आप लोग इसको ऐसा करिए कि 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सारे को प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे के अंदर हम बिल्कुल अच्छे से बना ले। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है।
इससे आपको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और ये फेज डिफरेंस और दूसरा पाथ डिफरेंस होता है। तो आइए इस सभी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके बाद हम आंसर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो व्यतिकरण कितने प्रकार के, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई का जो इवन मल्टीपल, तो ये क्या होगा हमारा 2n पाई हो जाएगा। पाई, ये जो फेज डिफरेंस को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये देख लिया अभी हम फेज डिफरेंस। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो इसके लिए डेल्टा एक्स जो होता है वो एन लेमडा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब ये दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव का तो देख लिया, अब डिस्ट्रक्टिव का देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस यानी फाई जो होता है वो क्या होता है 2n+1 यहाँ पे पाई होता है, किसके लिए, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस इसके लिए देखते हैं, यानी डेल्टा एक्स, तो ये हमारा हो जाता है 1+1 यहाँ पे n+1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा। ये किसके लिए हमारा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, कभी रचनात्मक व्यतिकरण, कभी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछ सकता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशिक पथ बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है। तो 29 का जो ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो हमारा होता है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ यानी पथ की लंबाई। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्लांक स्थिरांक की बीमा और एसआई यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। तो आइए इसका यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन, तो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट को इसका अगर एसआई यूनिट होता है तो जूल सेकेंड होता है, ये याद कर लीजिए। और बाकी कभी कभी आपको इसका वैल्यू भी पूछ देता है, तो इसका वैल्यू भी आप लोग देख लीजिएगा। ये होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और बाकी आप देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जूल क्या यहाँ पे क्या हो गया, जूल एंड सेकेंड हो गया। तो जूल सेकेंड से भी आप निकाल सकते हैं, उससे हम इसका डायरेक्ट आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। देखिए सिंपल सा इसका सौर ऊर्जा वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसको हम सोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सेल। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a तथा बिंब की ऊंचाई b हो तो आवर्धन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी प्रतिबिंब की ऊंचाई a और बिंब की ऊंचाई b है, तो दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो a/b इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो आइए इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर ये क्या होती है, तो एच म्यू, ये एच म्यू होती है, जहाँ पे म्यू का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। म्यू का आप कैसे निकालिएगा, तो सी बराबर क्या होता है, तो लेमडा इंटू म्यू। अब यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल कर वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एच तो प्लांक कांस्टेंट है और म्यू में भी म्यू बराबर निकाल ही लेते हैं क्या होता है। तो म्यू बराबर हमारा हो जाएगा c/, लेमडा। अब देखिए c प्रकाश की चाल ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आ गया लेमडा,
तो एच बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। एच बाई लेमडा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सिंपल सा वो कांस्टेंट ही है तो वो हट ही जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, तो लेमडा बचा। लेमडा यहाँ पे बचा यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बचा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है वो आपसे पूछा है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। किसके, तो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसकी सही हो जाएगी। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। जब इसकी यौगिक सूक्ष्म यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब जो होती है उसका अगर लेंथ आप बढ़ाइए तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर में क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या शून्य होती है या नहीं बदलती है। तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी, घटती है। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है। डीके कोफिशिएंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है, प्रति सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धारा, आवेश, विभवांतर और ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी, एनर्जी। ई भी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। इसमें है एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है। किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, तो मिनिमम डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो वो किस कंडीशन में आएगा, तो उसके लिए कंडीशन है कि जब इंसिडेंट रे और ये क्या होता है हमारा जो इंसिडेंट रे एंड इमरजेंस रे जो होता है I2, I1 इजकल टू I2 होगा, तब उस समय मिनिमम डेविएशन होता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, I1 इजकल टू I2। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यूक्लियन में नाभिकीय आवेश हो लेकिन उसके नाभिकीय द्रव्यमान भिन्न हो। अब इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि कोई भी न्यूक्लियाई है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज वो क्या है, यहाँ पे सेम है, उसका न्यूक्लियर चार्ज सेम, बस को उसका जो न्यूक्लियर मास है वो क्या है, भिन्न है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इससे पहले भी हम आपको क्वेश्चन वहाँ पे बताए थे, समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक वो होता है जिसमें परमाणु की संख्या समान होती है, समभारिक वो होता है जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी, समस्थानिक। इसमें क्या है कि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो यहाँ पे सेम है, बट उसका जो मास है यानी द्रव्यमान है वो भिन्न है। तो यहाँ पे समस्थानिक इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें है तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, यहाँ पे क्या होता है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, बीटा रेज यानी बीटा किरणें होती हैं। तो बी इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी। बाकी अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि 1 किलोवाट की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी, एनर्जी। और ये किसके बराबर होता है, तो सिंपल सा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोवाट में कितना ये वाट होता है, तो 1000 हो गया। बाकी यहाँ पे आवर में कितना, तो 36 सेकेंड। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होगा, यानी वेव फ्रंट निकालना है। और वो भी किसके, तो बिंदुवत यानी पॉइंट सोर्स से उसका वेव फ्रंट किस तरह का होता है। अब मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स है, जैसे अगर आप ये यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, अब इससे वेव निकल रहा है और ये क्या होता है, दोनों वहाँ पे जाके स्फेरिकल बना लेता है इस तरह से। तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल यानी गोलाकार। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, गोलाकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। इसमें है कि एजी है यहाँ पे 47 और 108 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी।
तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इस तरह का लिख दें तो इसमें 108 क्या है और ये जो 47 है 47 से ये क्या है। तो ये जो 47 से ये परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु संख्या मतलब क्या है 47 क्या है परमाणु संख्या, और 108 क्या है परमाणु द्रव्यमान है। तो ये दोनों तो आप जान लिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है ये परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या यानी 108 और माइनस 47 कर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये बी आ जाएगा 61 यानी 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सब तो हो गया। अब देखिए इसमें आपसे अभी क्या पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या ना, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन की संख्या बताइए इसमें क्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में। अब हम बताते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु की संख्या यहाँ पे क्या है 47 यानी 47 है, और यही क्या होती है प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जब आपसे प्रोटॉन की संख्या या परमाणु की संख्या पूछे तो वो दोनों सेम होती है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन तो आपको बता दिए किस तरह से निकालना है। तो परमाणु द्रव्यमान और माइनस प्रोटॉन की संख्या, या तो फिर यहाँ पे परमाणु की संख्या माइनस कर दीजिएगा तो आपको वहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा कि परमाणु की संख्या किस तरह से निकालना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर हमें बताइए। इसका आंसर 2n+1 λ/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2 हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 44 में हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और वो कितना होता है तो 2.24 होता है। अब हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है जिसके कारण उसके में जब प्रकाश प्रवेश करती है ना तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हीरा उतना ज़्यादा चमकता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक उत्तल लेंस जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है 1.5, उसको पानी में डुबाया जाता है। पानी का अपवर्तनांक है 1.33। अब पूछा है कि ये किस तरह से व्यवहार करेगा। तो सिंपल सा है, देखिए उत्तल लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 और पानी जिसमें उसको डुबाया जाता है उसका क्या है 1.33 है। तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें उसको डुबाया जाता है उससे ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा सेम उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और है कि जब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो उसकी क्षमता क्या होती है डिक्रीज करती है। इसी में देख लीजिए जैसे P क्या होता है 1/f होता है। तो जब आप फोकल लेंथ बढ़ाइएगा तो पावर क्या होता है डिक्रीज करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि जब फोकल लेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है घटती है बढ़ती है या अपरिवर्तित। तो उसकी क्षमता घटने लगती है जब आप फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तब। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार क्या होता है तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का आकार इतना छोटा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर। इसमें है कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और दूसरा जो लेंस है उसका +5 डायोप्टर, दोनों को क्या किया जाता है कांटेक्ट में लाया जाता है। अब पूछा है कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाया तो उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा है यानी f पूछा है, f इक्विवेलेंट क्या होगा। तो f इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर निकालना होगा। तो पावर सबसे पहले आप निकाल लीजिए। P बराबर हमारा -15 और यहाँ पे +5, तो ये हमारा आ गया -10 आ गया, -10 डायोप्टर
और देखिए P बराबर क्या होता है 1/f होता है। अब P क्या है -10 है और ये फोकल लेंथ मीटर में होता है, तो मीटर में होता है तो ये हो गया हमारा 100 जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तब, और ये हमारा हो जाएगा ये माइनस ये 100 और ये बाय माइनस यहाँ पे 10, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो -10 आ जाएगा। तो -10 ऑप्शन बी में है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप फोकल लेंथ हो या तो फिर पावर हो, ये सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा है। संवेग यानी मोमेंटम है। यदि प्रकाश का वेग c तो संवेग का मान, मोमेंटम आपको निकालना है कि इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो ये 48 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगी, h/c। h/c इसकी राइट आंसर हो जाएगी मोमेंटम बराबर, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है या एटम होता है उसके लिए यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्ध आयु बराबर यहाँ पे औसत आयु होता है, या तो फिर अर्ध आयु बराबर 2 इंटू औसत आयु यानी एवरेज लाइफ होता है, या तो फिर अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु यानी एवरेज लाइफ होता है। तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से हो जाएगी अर्ध यानी हाफ लाइफ बराबर होता है 0.6931 इंटू औसत आयु यानी एवरेज लाइफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील, अल्निको। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा जल्दी से। तो ये जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसका जो क्रोड होता है वो हम मुलायम इस्पात यानी सॉफ्ट आयरन का लगाते हैं। सॉफ्ट आयरन ये क्या करता है कि इसमें जब करंट प्रवाहित होती है तो ये तुरंत मैग्नेट बन जाता है, तो इस तरह का, इसलिए हम इसमें सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। और इसका बहुत सारा कारण है कि इस जब सॉफ्ट आयरन हम लगाते हैं तो इसमें जो उष्मा एनर्जी जो क्षय होता है वो कम क्षय होता है, यानी एनर्जी कम इसमें डिस्ट्रॉय होता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति हुआ है जिस पे। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंसिडेंट लाइट की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह होती है जिसमें क्या होता है कि जब कोई यहाँ पे मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खत्म होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित, ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट। अब देखिए इसमें दो टर्म आता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या किया कि ये जो मेटल है इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। अब उसके लिए यहाँ पे एक और टर्म आता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, तो वो यहाँ पे है। अब इसका राइट आंसर 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, इसमें है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। सिंपल सा है, ये सेंटीमीटर में आप लोग जानते होंगे P बराबर क्या होता है 1/f होता है, और इसे हम मीटर में मापते हैं तो मीटर, और इसका सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, और फोकस दूरी यहाँ पे नीचे में 50 दिया हुआ है, ये कट गया, यहाँ पे 2। सिंपल सा पावर बराबर क्या हो गया 2 डायोप्टर आ गया, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में बताइए, वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, या तो फिर विद्युत धारिता का, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आइए एक एक करके इसे हम आंसर देखते हैं चारों का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पूछा है, तो विद्युत फ्लक्स का जो यहाँ पे ये मात्रक जो होती है वो क्या होती है, तो वोल्ट मीटर होती है, ये तो सही है। तो ये विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। यहीं पे अगर आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है तब बताइए, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, क्या होता है वेबर होता है, और विद्युत फ्लक्स का तो वोल्ट मीटर होता ही है।
ये आपको मालूम चल गया। बाकी अब देखिए दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल का, विद्युतीय पोटेंशियल का। इसका अगर ऐसा यूनिट पूछे या यूनिट मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सा आप लोग वोल्ट में इसे मापते हैं तो वोल्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारिता यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी में तो क्या कि कंडेंसर या कैपेसिटर उसको किस में मापते हैं, तो फैराड में मापते हैं, तो इसका फैराड हो जाएगा। अब देखिए फैराड इसका हो गया। अब पोटेंशियल में वोल्ट हो गया, पोटेंशियल का तो वोल्ट भी होता है और कभी कभी वोल्ट बराबर यहाँ पे आपको जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम भी दे देगा, तो ये भी हो जाएगा। तो पोटेंशियल का देख लिए, विद्युत धारिता का देख लिया। अब ऑप्शन डी में क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम क्या होती है, न्यूटन पर यहाँ पे न्यूटन पर कूलम होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट पर मीटर कहते हैं। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर है और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर है, और ये दोनों क्या होते हैं, किसकी यूनिट होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। अब 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है गामा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन गामा तरंग दैर्घ्य है, तो इसका क्या पूछा है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन ना, तो एनर्जी यहाँ पे बराबर क्या होता है, hc/λ होता है। तो सिंपल सा देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है hc/λ, जहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट, c प्रकाश की चाल, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो ये सारा चीज़ आप टर्म याद रखिएगा। कभी कभी प्लांक कांस्टेंट का भी वैल्यू वहाँ पे दिया ही रहता है, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में नहीं, वैसे इसका याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में देता है। तो प्लांक कांस्टेंट h बराबर इसका जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये पीछे भी आपको बताएं, अभी भी आपको बता दिए। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, मूल गेट है। इससे तो बिल्कुल 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा ही जाता है। बेसिक गेट क्या होता है, बेसिक गेट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए एंड और नंड और नॉर और नॉट या एंड और नॉट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड और नॉट। इस तीनों गेट को हम क्या कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। ये 3 गेट क्या हो गया, बेसिक, और इसी तीनों को मिला के कौन कौन सा बनता है, तो नंड गेट बनता है और नोर गेट बनता है। अब बात करते हैं नंड गेट कौन कौन से गेट को मिला के बनता है, तो नंड गेट जो बनता है वो ये नंड है ना, तो ये बनता है नॉट गेट, और एंड गेट को मिला के नंड गेट बनता है, और नॉट गेट और ओर गेट मिला के नोर गेट बनता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। बाकी बेसिक गेट कौन कौन से हो गए, एंड और नॉट, ये 3 गेट हो गए। अब 56 नंबर क्वेश्चन में है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 10 sin ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी होता है, यहाँ पे 200 पाई टी दिया है। तो सिंपल सा इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसमें पूछा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछा है, यहाँ पे आपको व्यंजक दे दिया है, फ्रीक्वेंसी इसका बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है I नॉट साइन ये ओमेगा टी होता है। तो देखिए ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये टी के जगह पे टी है, ओमेगा के जगह पे 200 पाई है, क्या है 200 पाई, I नॉट के जगह पे 10 है, तो 10 ये यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, 10 जो हो गया ये पीक वैल्यू हो गया, यानी शिखर मान हो गया धारा का। और ये 200 पाई हमारा क्या हो गया, ओमेगा। ओमेगा को हम क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और ये ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है, तो 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। और हमें निकालना क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ से एफ बराबर यदि हम निकालें तो ओमेगा बाय 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 200 पाई है और बट्टे में यहाँ पे 2 पाई, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100। और फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। इसमें है फोरविडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है।
अब फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है उसके बारे में आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और एक आता है इंसुलेटर। तो इस समय जो ये कंडक्टिविटी होता है वो किसके कारण होता है, तो फोरबिडन जो एनर्जी गैप होता है ना उसी के कारण होता है। जैसे ये धातु है, ये धातु में जो इसके फोरबिडन एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है, ये मिनिमम होता है यानी 10:0 होता है। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, इसमें थोड़ा सा रहता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई यानी सबसे ज़्यादा गैप एनर्जी गैप रहता है, फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसके कारण ये क्या होता है, इससे कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, चाहे वो हीट हो या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का। हम तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई अधिकतम होती है वो किसके लिए, तो अचालक के लिए यानी नॉन मेटल के लिए। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी, अचालक के लिए। और सबसे कम किसके लिए होती है, तो धातुओं के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिकतम अचालक के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका यहाँ पे मात्रक पूछा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए चार्ज क्या हो गया हमारा कूलम, और वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम को हम किस में, तो मीटर क्यूब में मापते हैं, तो कूलम मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कूलम पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, इसमें है दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वार एक सार्वभौमिक द्वार है। अब देखिए यूनिवर्सल गेट, अभी हम आपको बताए बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, एंड और एक नॉट गेट, ये 3 गेट को हम बेसिक गेट कहते हैं। और नॉट और एंड को मिला के नंड, नॉट और को मिला के नोर गेट, ये 5 गेट हो गया। 5 गेट आपको याद रखना है। और यहाँ से पूछा यूनिवर्सल गेट यानी सार्वभौमिक द्वार कौन सा होता है, तो देखिए सार्वभौमिक द्वार उसको हम कहते हैं जिससे हमें बेसिक गेट प्राप्त हो जाए। तो बेसिक गेट हमें किससे प्राप्त होता है, नॉर और नंद गेट से। ये नंड एंड नोर गेट से हमें बेसिक गेट प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए इस दोनों को हम सार्वभौमिक द्वार यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो नोर गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान होता है, हरा रंग का वैल्यू क्या होता है। तो उससे पहले आपको हम कुछ कलर कोड के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से कलर कोड होते हैं, किस तरह से निकालना है, तो इस सब के बारे में। तो आइए देखते हैं, आप लोग कभी देखोगे रेसिस्टेंस, तो उसमें इस तरह का रहता है, दोनों ओर से वायर निकला रहता है। इस पर देखिएगा, कभी गौर से देखोगे तो इस पर कलर रहता होगा, 4 इस तरह से बनाया होगा, चारों में कलर रहता होगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ। चौथा कलर आप लोग देखते होंगे, तो इसमें कभी गोल्ड होगा, कभी सिल्वर होगा, कभी कलर ही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड डिजिट क्या कहलाता है, तो ये नंबर। तीसरा जो यहाँ पे कलर होता है उसको मल्टीप्लायर, और चौथा जो होता है ये टॉलरेंस, यानी ये इसका जो मान है वो वेरिएंस करता है, वेरिएबल होता है। अब मान लीजिए कि जैसे ये चौथा कलर गोल्ड है, तो कितना से इसका मान वेरिएंस करेगा, तो ±5% से। अगर यहीं पे सिल्वर देता तो ±10% से। अगर यहाँ पे जैसे कोई कलर नहीं था तो ±20% से इसका मान वेरिएंस करता, टॉलरेंस करता। तो ये चौथा तो कलर कोड का मालूम चल गया। तीसरा मल्टीप्लायर होता है, वो अभी आपको बताते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड ये नंबर होता है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से कार्बन कलर कोड हैं। तो उसके लिए आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये है BV। यहाँ पे आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, BV राय ऑफ, जैसे BV राय ऑफ यहाँ पे ग्रेट, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन लिख लीजिएगा आप लोग। ग्रेट ब्रिटेन हैज यहाँ पे वेरी गुड वाइफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए ये BABROY, B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, और फिर G आ गया। तो यहाँ के G जो है ये हमारा ग्रीन हो गया, B से हमारा ये ब्लू हो गया। उसके बाद हैज का कोई ना, V से हमारा वायलेट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एक G आता है, ये यहाँ भी तो गुड आया, तो G, इसका G का मतलब ग्रे हो गया, ये हमारा ग्रे हो गया। तो ये हमारा हो गया। और फिर वेरी W से
वाइट हो गया। तो इस तरह से ये कलर कोड रहता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम इसको याद कैसे, तो ये तो याद कर लीजिए बी। तो ये जो बी होता है, जैसे यहाँ मान लीजिए ये बी, ये ब्लैक और ये हमारा ये ब्राउन हो गया। तो ये हमारा हो गया 0, ये 1 और नेक्स्ट बी आर, जैसे रेड हो गया ये 3 हो गया। उसके बाद ओ से ऑरेंज हो गया ये 4 हो गया। फिर येलो हो गया ये बी ये 1 और फिर आर हो गया यहाँ पे 2 और ये 3 हो गया और वाई हो गया 4 और जी हो गया ग्रीन यानी 5 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसका याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि किसका कितना मान है। अगर आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक अभी बताया वो याद है तो आप लोग 0 से गिनिएगा। बी हो गया 1 यानी ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2 और उसके बाद आर ओ का यहाँ पे 3, वाई का येलो का 4, उसके बाद जी आया, जी मतलब ग्रीन, तो उसका 5। अब ये फर्स्ट डिजिट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड डिजिट 2 और तीसरा मल्टीप्लायर होता है तो उसका वैल्यू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। इस तरह से आप लोग उसे काउंट कर सकते हैं। आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे क्या पूछा, हरा रंग का, तो हरा रंग का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया 5 हो जाएगा। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। इसमें वाहक तरंगों पर सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं। वाहक तरंग यानी सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये किसके कारण होता है, तो मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, एक्स किरण का, रेडियो तरंग, गामा किरण, टेलीविजन तरंग। तो देखिए इसका आंसर आपको बताते हैं। उससे पहले देखिए इसका क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है वो गामा किरण का होता है, ये याद कर लीजिए। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा किरण का होता है, जिसके कारण इसके पास हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है, वो किसके पास होती है, तो गामा किरण के पास होती है। किसके कारण, क्योंकि इसका जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। अब सबसे ज़्यादा तो इसका वेधन क्षमता हो गया और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा किरण का हो गया। अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, तो रेडियो तरंग का होता है, रेडियो वेव्स का होता है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। इसमें है कि एक संस्था में स्थापित आंतरिक नेटवर्क को कहा जाता है, आंतरिक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, लैन कहा जाता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि निकट दृष्टि दोष, आप लोग जैसे नाम से अगर देखते होंगे तो इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन सेम नेम के उल्टा होता है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब कि निकट की जो वस्तु है वो साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है, और इसको हम यहाँ पे मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, कॉनकेव लेंस का उपयोग करना चाहिए। और सेम इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, बट नज़दीक की जो वस्तु होती है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अगर नाम पे जाएंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए आप याद करिए कि निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो किस पे ये बेस्ड होता है, एट रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे, या तो फिर आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल के संचरण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवशोषण तो होगा नहीं और ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा,
रिफ्लेक्शन। जैसे कोई यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वो जाता है और आयन मंडल यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके फिर हमारा एंटीना जो लगा रहता है यहाँ पे आता है, जिसके कारण हम कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे कलेक्ट करके, जैसे टीवीआर पर देखते होंगे तो वो सब जैसे किस तरह से आता है, तो आयन मंडल से ही टकरा के वो एंटीना जो है वहाँ पे आता है, तो वो सब देख पाते हैं। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, एट रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे हम 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि टीवी टेलीकास्ट द्वारा परिवर्तित किया जाने वाला क्षेत्र दोगुना हो जाता है तो ट्रांसमिटिंग एंटीना यानी टीवी टावर की ऊंचाई करना होगा। तो ये क्या किया है, एरिया को जब दोगुना किया है तो पूछा है कि उसकी जो हाइट है वो क्या करनी होगी। तो इसका एक सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है डी बराबर तो √2r/h। r जो होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ और h हमारा हाइट ऑफ एंटीना। तो अब देखिए दोनों ओर स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2r/h हो जाएगा। अब ये डी स्क्वायर बराबर ये 2r/h। अब देखिए RH ये कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल h है, तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो गया, ये हो गया। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे h हो गया। तो इससे क्या हो गया, हमारा एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो गया। मतलब यदि एरिया को हम बढ़ाते हैं तो हमारा सिंपल है हाइट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एरिया का हम दोगुना किए तो हाइट भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुन रहे होंगे। जैसे वाईफाई हो गया, इस सब में क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का ही उपयोग करके वहाँ से डाटा एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा, डाटा जो लॉस है ना वो बहुत ही कम होता है। तो ये किसके कारण ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। नंद गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए नंद गेट किस कौन से गेट के ये नॉट और प्लस एंड, ये दोनों गेट को मिला के हम नंद गेट बनाते हैं। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो अगर आप लोगों को एंड गेट याद है तो नंद गेट आप आराम से बना सकते हैं। एंड गेट का क्या होता है, एंड गेट का होता है A.B होता है, याद करिए। और यहाँ पे नंद पूछा है तो इस पर बार लगा दीजिए, रेखनी लगा दीजिए, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंद गेट का बूलियन व्यंजक A.B बार इजकल टू y। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुस्टर का नियम है, वुस्टर का नियम क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये होता है म्यू, ये हमारा है म्यू इजकल टू 10IP होता है। 10IP किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें दिया है सिंबल, यहाँ पे आपको एक फिगर दे दिया। अब बताइए कि ये फिगर कौन से गेट का है, नॉट गेट, और गेट, नन गेट या तो फिर नॉर गेट का है। आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर क्या हो जाएगा। ये फिगर भी आपको याद रखना है। तो ये जो फिगर दिया है ये कौन से गेट का दिया है, तो एंड गेट का दिया है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहाँ पे इनपुट वो एक ही निकल रहा है, तो ये .B हो जाएगा। तो ये किस में होता है, तो एंड गेट में होता है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम टोटल कितना 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम जो फाइनल है उसमें भी टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी ये जो अभी हम क्वेश्चन बताएं इससे काफ़ी सारा आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए प्रॉपर आपको लोग इसे अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ये हो गया हमारा सेक्शन ए था। अब सेक्शन बी में आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल ये 20 क्वेश्चन, 20 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 10 का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसे PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप लोग इसे अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, या तो फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग हमें कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी जो भी मॉडल पेपर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।